नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक और इस बैठक में बीजेपी के आला नेताओं ने शिकस्त से सीख की सलाह दी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा वार किया। बोले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज अपने को संविधान का रक्षक बता रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि विपक्षी साजिश कामयाब होने वाली नहीं और देश जानता है कि बीजेपी ही भविष्य की पार्टी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माना कि पार्टी को अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में हार की समीक्षा के साथ साथ आगे की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। कई खास मेहमान राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एमएच खान साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा के चुनावी नतीजों पर मंथन के बाद जब लखनऊ में बीजेपी के बड़े नेता भविष्य की रणनीति पर चिंतन के लिए एकजुट हुए, तो यूपी कार्य समिति की बैठक में 2024 के परिणाम का असर भी दिखा। कारणों का विश्लेषण हुआ और 27 और 29 के लिए आगे वाली रणनीति की दिशा का दर्शन भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी है। ये भविष्य हमारे हाथों में है। इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है। जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में, तो मध्य भारत में शून्य है। अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में, तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती है। अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में, तो पूर्व में उसका नाम लेवा भी नहीं है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है। लोकसभा के चुनावी नतीजों के बाद से यूपी के सियासी गलियारों में हलचल है। कार्य समिति की बैठक में तय हुआ कि कई सीटों पर हार की वजहों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। साथ ही चुनावी अभियान में जिस तरह से विपक्षी दलों ने प्रचार का एजेंडा चलाया, उसी अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया जाएगा। तो अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। संकेत यही है कि यूपी में बीजेपी 2024 के चुनावों के नतीजों को पीछे छोड़कर अब नए सिरे से जमीनी लड़ाई लड़ने को तैयार है और इस तैयारी के दम से उसे विधानसभा के उपचुनाव में 10 सीटों पर जीत का भरोसा है। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। कार्य समिति की बैठक के साथ यूपी बीजेपी का विजन साफ है। साथ ही हमला विपक्षी दलों पर है, जिसका असर प्रस्ताव में भी साफ दिखा। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव में राहुल को हिंदू विरोधी कहा गया कि राहुल सत्ता में आते तो हिंदू बोलने पर प्रतिबंध लगता। एक हाथ में संविधान, दूसरे में समता का निशान लेकर चुनावी तैयारी की जाएगी। छत्रपति शिवाजी, ज्योतिबा फुले को पथ प्रदर्शक बनाकर पार्टी आगे बढ़ेगी। कार्य समिति की बैठक में राहुल पर हमला हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली, लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस बयान पर जवाबी हमले में देर नहीं लगी। भूपेंद्र चौधरी जी, आपने अपनी कार्य समिति की बैठक में नड्डा जी को क्या सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप अखिलेश यादव जी को सावधान कर सके, क्या देश में हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की बात कर सके, या आप अपने कमजोरियों का मंथन करने के लिए बुलाया है? सच बात यह है कि आप लोग ट्रैक खो चुके हैं। सच बात यह है कि अग्निवीर जैसी समस्या का आपके पास कोई समाधान नहीं।
जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना है कि कैसे हारे, कैसे उत्तर प्रदेश में आधी से भी कम सीट रह गई, कैसे जनता ने नकारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। चिंता भारतीय जनता पार्टी को अपनी करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में भूपेंद्र चौधरी जी वो समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये चुनाव बीजेपी के लिए भी बेहद अहम है। बैठक के बाद बीजेपी का जमीनी प्लान तैयार है और विपक्षी दल फिर से नए सियासी घमासान के लिए भी तैयार हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको सबसे पहले राकेश त्रिपाठी के पास। और राकेश जी, आपसे यही समझेंगे, यूपी बीजेपी के आप प्रवक्ता हैं, कि आखिर ये जो बैठक हुई, इस बैठक से 3 बड़ी बातें आपके नेताओं ने क्या समझाई है। 2 बातें जो मैं भी समझना चाहूंगी, उनमें से एक ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ये तो कहा कि हाँ अति आत्मविश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अयोध्या की भी बात की, उन्होंने 5 जो धाम है उनकी बात की। इसी के साथ साथ अगर जेपी नड्डा साहब ये कह रहे हैं, पार्टी के आपके अध्यक्ष जी, कि जो लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं उन्होंने ही संविधान के साथ गलत किया है, तो दोनों का अर्थ क्या है? राकेश जी। देखिए अंजना जी, 4 जून को जो परिणाम आया, वो 4 जून का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से अपेक्षित नहीं था। अब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो लक्ष्य तय किया था, 2017 में जो लक्ष्य तय किया था, 2019 में जो लक्ष्य तय किया और 2022 के चुनाव में जो लक्ष्य तय किया था, हमने हर बार अपने लक्ष्य से बेहतर काम किया है। हमने एक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो सबसे बड़ा गठबंधन कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक मानते थे कि इस गठबंधन के सामने सारी रणनीति ध्वस्त हो जाएंगी, उस गठबंधन को ध्वस्त करके हमने 51% वोट हासिल किए थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता इस परिणाम से निश्चित तौर पर डिसअपॉइंटेड था। आज भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश की कार्य समिति में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने, सबने मिलकर के इस बात को याद दिलाने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हनुमान जी की शक्ति रखता है, जो कई बार अपनी शक्ति को भूल जाता है, लेकिन जगाने पर वो शक्ति फिर से वापस आ जाती है, जो सैकड़ों योजन का समुद्र पार कर सकता है, जो सोने की लंका में पहुंच करके रावण के अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इतना कुछ काम किया है। इस काम के आधार पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अफवाह की जो काठ की हांडी है ना, ये बार बार नहीं चढ़ सकती है। ये दुष्प्रयास से किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में हम संविधान बदल देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि संविधान को कुचलने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इस देश पर तानाशाही थोपने का काम किया था, जब इस देश के संविधान के प्रियम्बल, जो संविधान की आत्मा है, उसमें संशोधन करने का काम किया था, संविधान में सर्वाधिक संशोधन करने का काम यह कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया, एक 8500 रुपए सबके अकाउंट में खटाखट डाल दिए जाएंगे, ऐसा झूठा नैरेटिव फैलाने का काम किया गया, प्रलोभन देने का काम किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति आत्मविश्वास में इस प्रलोभन का, इस अफवाह का खंडन समय रहते नहीं कर पाए और उसके कारण उत्तर प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता थी वो अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में 41% वोट पाए थे, 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में हम जो 41-42% वोट प्रतिशत पाए थे, उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में हम फिर 42% वोट लेकर के आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज इस उत्तर प्रदेश की कार्य समिति में पार्टी के नेताओं ने ये ऊर्जा भरने का, ये जोश देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि ठान ले तो कोई भी गठबंधन, कोई भी झूठा नैरेटिव उसे परास्त नहीं कर सकता है। और 2024 के जो परिणाम की कसक है, इसको निकालने का अवसर अभी आने वाली 10 जो सीटों पर उपचुनाव है और इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो विधानसभा के चुनाव में हम इस झूठे नैरेटिव को खंड खंड करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण नीतियां हैं, उन गरीब कल्याण नीतियों के तहत हुए जो कार्यक्रम है, जो काम है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें बिना किसी जातीय, बिना किसी मजहबी भेदभाव के जो हमने काम किया है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इस कार्य समिति ने आह्वान किया है। सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, क्योंकि देखिए वो चाहे ये वाली बैठक हो जो आज कार्य समिति की वहां पर हुई है, या फिर इससे पहले जितनी बैठकें हों,
बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि एक झूठा नैरेटिव जमीन पर बनाया गया, हम उससे लड़ने के लिए आगे तैयार हो रहे हैं और वो अपने वोट प्रतिशत से गदगद दिख रहे हैं। आपका जवाब। और जेपी नड्डा जी ने जो कहा है उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की जो बात करते हैं उन्होंने इस संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है। मैं तो न्यूज के लिए आज तक का ही नेटवर्क देखती हूं अंजना जी, और मैं यूपी तक पर ही खबरें पढ़ती हूं यूपी की। तो यूपी तक पर अभी आप ही के लोग खबर चला रहे थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहीं पर पढ़ा कि बस्ती और प्रयागराज के नेता जमकर मीटिंग में बरस रहे हैं। फिर कुछ बाइट्स सुनी जहां पर बस्ती के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आकर कह रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, 30-30, 35-35 साल से जो कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यही बात प्रयागराज वाले भी कह रहे हैं। यही जूतम बाजार, अयोध्या और सिद्धार्थनगर की समीक्षा बैठकों में भी हुआ था। मोती सिंह आप ही के नेता है, कह रहे हैं यूपी में जमकर भ्रष्टाचार है। रमेश मिश्रा आप ही के विधायक हैं जौनपुर से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उन्होंने कहा है कि बड़ा फैसला लेना होगा, अभी जो स्थिति है किसी स्थिति में चुनाव हम लोग नहीं जीत सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को बड़ा फैसला लेना होगा। तो मैं समझ नहीं पा रही हूं कि यह सवाल हमारे पास आ ही क्यों रहा है। आप ही को पहले अपना सिर फुटौल जो आपसी खींचातान है उसको खत्म करना है। पश्चिम में संगीत सोम और बलियान के बीच में तलवारें तनी थी, अब देख लीजिए बस्ती, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, चलती ही जा रही है ये प्रक्रिया। सिर फुटौल बीजेपी में मचा हुआ है। और यहां पर एक बात कही गई, यहां पर आंकड़ों से कुछ खिलवाड़ की बात कही गई, बोला गया गलत नैरेटिव फैल गया। गलत नैरेटिव अगर होता तो 1.25 महीने बाद, 1.5 महीने बाद चुनाव हुए, कल परिणाम आए, 2 महीने बाद एक्चुअली, और परिणाम में 13 सीटें बीजेपी वाले लड़े, उसमें से 11 हारे। 11 पर बीजेपी खुद थी, 9 सीटें हारे और सिर्फ 2 जीते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो झूठ की काट की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ेगी। और मैं उत्तर प्रदेश में आज हूं और मैं आपकी परमिशन से 20 सेकंड उत्तर प्रदेश पे एक विशेष टिप्पणी करना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की बेटी हूं, उत्तर प्रदेश में आज मैं हूं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनने की बात करता था लगातार, नंबर 1, यूपी नंबर 1। दिल्ली तक में होर्डिंग लगी थी, पता नहीं कहां से और क्यों पैसा बहाया जा रहा था। नंबर 1 बन गया उत्तर प्रदेश। कस्टडी, पुलिस कस्टडी में मौतों में नंबर 1, करप्शन में नंबर 1, फ्लॉप कानून व्यवस्था में नंबर 1, गरीब पर बुलडोजर चलाने पर नंबर 1। आज आप ही के चैनल पर मैं फिर से देख रही थी, यूपी तक पर, आपकी वेबसाइट पर देख रही थी, तमाम और चैनलों ने भी कवर किया, गरीब के घर पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अरे लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, आपकी जरा चेहरे पर शिकन नहीं आती उनका आशिया उजाड़ने में। तो यही लोग वोट दे रहे हैं ना। वोट देने वाले कोई दूसरे प्लैनेट से थोड़ी आएंगे। वो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार की बात आप अभी भी नहीं करते हैं, महंगाई खत्म करने की बात अभी भी नहीं करते हैं, बुलडोजर आप चलाइएगा, हाथरस में इतने लोग शहीद हो गए उस पर कोई चर्चा नहीं है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आईना है वो बीजेपी के अंदर वाले, आरएसएस और खुद जनता खड़ी होकर दिला रही है। जालौन में आज सवेरे का मामला है, राजकुमार को लेकर आप गए, उसकी कस्टडी में मृत्यु हो गई, घर वाले कह रहे हैं संगीन चोट के निशान है, मारपीट के निशान है। ये कैसे हो रहा है? ये कानून व्यवस्था है यूपी की। कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर है यूपी में, और आपको लगता है लोग चुप रहेंगे? जो लोगों ने लोकसभा में आपको नतीजा दिया उससे बदतर नतीजा होने जा रहा है विधानसभा में, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उपचुनाव, आप ठीक है, देखिएगा जो यहाँ पर 10 चुनाव हैं, उपचुनावों का हवाला देकर वो आपको, ठीक है, उपचुनाव का हवाला देकर वो आपको आईना दिखा रही हैं। क्या समझ में आ रहा है? और क्या वाकई सिर्फ फुटौल आपस में ही नेताओं में हो रहा है? क्या ये बात सच है कि कार्यकर्ताओं में इस बात का भी गुस्सा है कि दूसरी पार्टियों के लोगों को लाते हैं, उनको टिकट भी मिल जाता है, उनको मंत्री पद भी मिल जाता है, और जो कार्यकर्ता दशकों से पैर घसीट रहे हैं आपकी पार्टी के लिए, मेहनत कर रहे हैं, उनकी कोई पूछ ही नहीं है? देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, मानवों का संगठन है। मानवीय भाव हो सकते हैं, पार्टी के भीतर किसी के अपने मन की भावना हो सकती है, लेकिन पार्टी एक अनुशासित कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जहां परिवार से किसी का आदेश आ गया और उसके बाद सब शांत, सब चुप, सब चापलूसी में लगे हैं, सब परिक्रमा में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का न इस प्रकार का कभी नेचर रहा है, न इस प्रकार का कलेवर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में बैठ करके परामर्श होता है, चिंतन हो रहा है, मंथन होता है, और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी बातें मुखरता से कहते हैं। जैसा राजनीतिक दलों
चुनावों में लोकतंत्र होना चाहिए, वैसा लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिफरेंसेस के साथ में नहीं है। हमने देखा है कि कितने डिफरेंस कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी में है। कांग्रेस पार्टी कभी सेंटर की राजनीति करने की बात करती है, कभी सेंटर टू राइट हो जाती है, कभी सेंटर टू लेफ्ट हो जाती है। पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है। और आज पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे पैरासाइट पार्टी बन गई है। कांग्रेस पार्टी की हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर खड़ी हो सके। अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं ना, तो एक विधायक और एक सांसद जीतने में भी लाले लग जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी की बैसाखी के दम पर उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जरूर कांग्रेस पार्टी के पास आ गई हैं, लेकिन इतने मुगालते में नहीं आ जाना चाहिए, इतना आत्ममुग्धता में नहीं आ जाना चाहिए। ग्रेस मार्क के साथ आप पास हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी भी फर्स्ट डिवीजन है। भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा थी कि हम डिटेंशन लेकर के आएंगे, हम 90% नंबर लेकर आएंगे। हम इस बात से जरूर निराश हुए कि हम 90% अंक नहीं लेकर के आ सके, हम 400 पार का नारा साकार नहीं कर सके। लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार बनी है। इस सच्चाई को कांग्रेस पार्टी अभी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात में खुश है कि 400 पार नहीं कर पाए हैं, ये 99 सीटें पर रह गए, ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी में कोई मातम नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई आत्मचिंतन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आत्मचिंतन करने का काम करती है। सुनील यादव जी, हमने जो ठीक है, लक्ष्य ठीक तय है, किया था, ठीक है। हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाए? ठीक है सुनील यादव जी, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी। एक बार सुप्रिया जी एक कमेंट इस पर थोड़ा सा करना चाह रही हैं। वो परजीवी कह रहे हैं पैरासाइट कांग्रेस पार्टी को। दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन में आप यूपी में कुछ सीटें जीते हैं, उस पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भी, और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 240 आउट ऑफ 543, मतलब एक बच्चा था। उन्होंने, पीएम ने बहुत हमला किया कि जितने मार्क्स पर आप लोग खुश हो रहे हैं, वो खुश होने की कोई वजह है नहीं। पीएम ने जिन शब्दों को प्रयोग करके हमला किया था, जब उनके शब्दों का प्रतिकार मिला तो चुप हो गए पीएम। पीएम ने जिन शब्दों का प्रयोग पार्लियामेंट में किया था वो अनपार्लियामेंट्री शब्द थे। जब खुद को सुनने पड़ गए तो होशफाख्ता हो गए पीएम के। तो पीएम अब थोड़ा संभल कर बोलेंगे, देखते जाइए। अभी भाई 400 पार की बात हमने नहीं करी थी। आप कह रहे हैं भ्रम हमने फैलाया, हमने थोड़ी भ्रम फैलाया। आपकी ज्योति मिर्धा, आपके लल्लू सिंह, आपके गिरिराज सिंह, आपके अरुण गोविल, आपके अरविंद धर्मपुरी, आपके अनंत हेगड़े ने कहा संविधान बदलना है। हमने थोड़ा ही कहा। अगर आप सीरियस थे संविधान नहीं बदलने के लिए तो सबको निष्कासित कर दिया होते पार्टी से। क्यों उनको आपने पार्टी में रहने दिया? ये भ्रम हमने नहीं फैलाया। लोगों ने आपके कर्म और आपके शब्दों को मिलाकर सत्य पकड़ लिया, कैसे आरएसएस, कैसे आप संविधान के खिलाफ एक्शन कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई पैरासाइट की। यही घटिया स्क्रिप्ट जो मोदी जी पार्लियामेंट में और चुनावी सभाओं में लिखते हैं, वही प्रवक्ताओं को आकर टीवी पर बोलनी पड़ती है। हम पैरासाइट हैं। 11 राज्यों में आप निस्तो नाबूद हैं और पैरासाइट हम हैं। जब महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनानी है तो आदरणीय महबूबा जी हैं, तब आप पैरासाइट नहीं है। जब सरकार आपकी हट गई, जब एक दूसरे से अलग हो गए तो वो गैंग का हिस्सा हो जाते हैं। एआईएडीएमके में तमिलनाडु में प्रधानमंत्री 20 बार गए, एक सीट नहीं आई। एआईएडीएमके के पैरासाइट आप नहीं है। आप अजीबोगरीब बातें आप लोग करते हैं। मतलब पैरासाइट क्या होता है हिंदुस्तान की राजनीति में? हिंदुस्तान की राजनीति की आज ये असलियत है कि रीजनल पार्टीज को आपको तवज्जो देना होगा। वो एक तबके को, एक राज्य को, एक बोली बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन होता है और ये डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र की आपके अंदर इतनी भी सम्मान नहीं है कि उसको आप परजीवी बोलने लगते हैं। सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, हम इससे बिल्कुल नहीं नकारते हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको समकक्ष मानते हैं। आपकी तरह हम जिसके साथ जुड़ते हैं उसके साथ कैनिबलिस्टिक बिहेवियर नहीं करते हैं, उसको ही निगल नहीं लेते हैं। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, जिसके साथ आप जुड़े आपने पहले उसी को निगल कर खत्म किया। ये परजीवी के अलावा पैरासिटिक आप है। ये होती है सुनील सिंह यादव जी। रुक जाइए अब, राकेश जी थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं तो कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई रह जाएगी। सुनील सिंह यादव जो बाकी दोनों मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। सुनील जी, आज इसी बैठक से निकलकर बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भस्मासुर है, अखिलेश यादव को निपटा देगी, और परजीवी तो पहले दिन से कहा ही जा रहा है। मतलब क्या स्थिति है अब? आप लोग क्या विधानसभा चुनाव में भी एक साथ लड़ेंगे? आने वाले चुनाव में अब सदा सदा का मामला है या बस 24 का मामला था? देखिए अंजना जी, हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है और हम गठबंधन में हैं। और कोई भस्मासुर किसी को कह ले, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, बढ़ेगा कौन, घटेगा कौन, ये देश की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता तय करती है। मैं केवल ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन भी किया है और हमारी रणनीति जो है वो पीडीए है। सामाजिक न्याय की लड़ाई और पीडीए प्राथमिकता है। और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और पीडीए ही
2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। और हम तो एक बात कह रहे हैं, बताइए मोती सिंह जी आपके सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, आपके बड़े नेता हैं, जो बात समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग लगातार महसूस कर रहे हैं कि थाना हो, तहसील हो, अस्पताल हो, लेखपाल से लेकर के डीएम तक हो, होमगार्ड से लेकर के कप्तान तक हो, कोई भी बिना पैसे के काम हो रहा हो तो बता दीजिए। खुद इनके नेता स्वीकार कर रहे हैं। इनके वर्तमान विधायक पीडीए को लेकर के चिंतित हैं। तो पीडीए क्या है? पीडीए वही लोग तो हैं जिनका आपने आरक्षण छीन लिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आप उनको अभी भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। पीडीए वही तो है जिसको आप अपमानित करते हैं, हीन भावना से देखते हैं। पीडीए वही तो है जिसका घर आप गंगा जल से धुलवाते हैं, मंदिर जाने पर मंदिर धुलवाते हैं। तो पीडीए ने मन बनाया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करेंगे? अयोध्या में हमारे सांसद हो गए और दलित सांसद हो गए, राम भक्त हैं, सुबह शाम दर्शन करेंगे। तो इस विचारधारा के लोग कि पिछड़ा और दलित अगर मंदिर में चला जाएगा तो गंगा जल से धुलाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास तो समाजवादी पार्टी ने सुबह शाम का काम दे दिया है। लेकिन अंजना जी, मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ है, इनके यहां झगड़ा बड़ा है। इनके बहुत सारे विधायक हैं जो चाहते हैं, क्या रमेश मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व बड़ा फैसला ले। बड़ा फैसला क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री बदल लो, पूरा मंत्रिमंडल बदल लो, कुछ होने वाला नहीं है। अब जनता ने मन बना लिया कि आपको बदलना है। अब आपका भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, आपका झूठ नहीं चलेगा, आपकी की हुई महंगाई भी नहीं चलेगी। तो आप आंकड़ों पे क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों इधर उधर की बात करते हैं? आप वो बात करिए जिससे उत्तर प्रदेश के मुद्दे हल हो, समस्या हल हो। आप किसान पे आइए ना, महंगाई पे आइए, बेरोजगारी पे आइए, कैसे नौकरी देंगे? आप क्यों सब कुछ प्राइवेट करना चाहते हैं? क्योंकि आप पिछड़े दलितों और आदिवासियों का आरक्षण नहीं देना चाहते। जो बात समाजवादी पार्टी ने कही थी, ये लोग संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदलना चाहते हैं, वही काम तो कर रहे हैं। संविधान बदलने में क्या है? संविधान में इनको आरक्षण बदलना है। दो बड़े सवाल है राकेश जी, जिसका जवाब आपको देना चाहिए। जो सुप्रिया जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा, आपके लोग थे भाई साहब जो बार बार कह रहे थे ना संविधान बदलने की बात, वो कांग्रेस का या कोई दूसरे का प्रोपेगेंडा और ये सब मशीनें आपके लोग कह रहे थे, आपके उम्मीदवार कह रहे थे, मेरठ वाले कह रहे थे, अलग अलग जगहों के कह रहे थे, अयोध्या वाले, फैजाबाद सीट वाले कह रहे थे। और फैजाबाद सीट के अब देश प्रसाद तो सबसे बड़ा सिंबल इनके लिए बन गए हैं, चाहे राहुल जी हो पार्लियामेंट में या अखिलेश जी, दोनों उनको बगल में बिठाते हैं, फट सा सामने खड़े करते हैं, वो भी खुश होकर खड़े होते हैं। अयोध्या ने, फैजाबाद की सीट ने आपको क्या सिखाया है? आपको आप ही के नेताओं ने जो ये बढ़ चढ़कर बोलने की अपनी आदत है, वो क्या समझाया है? दूसरों पर कब तक उंगली उठाएंगे? वो कह रहे कि जनता हमारे साथ जुड़ी और जाहिर तौर पर जनता ने उनको वो सीटें जिताई ना। नहीं, देखिए, बिल्कुल हम जनादेश का बिल्कुल सम्मान करते हैं। हम कोई ईवीएम को बेवफा नहीं बताने लगते हैं, हम मशीनरी पर ठीकरा नहीं फोड़ने लगते हैं। वरना ये ठीकरा फोड़ते अगर परिणाम इनके अनुकूल नहीं हुआ होता उत्तर प्रदेश में ना, इस बार उत्तर प्रदेश का परिणाम इनको थोड़ी सी राहत की सांस दे गया। वरना तो ईवीएम को बेवफा करते ही करते अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें हमारी ज्यादा आ जाती। लेकिन हम फिर भी इस बात को स्वीकार करके कह रहे हैं कि कुछ फेक नैरेटिव कैसे गढ़ने का काम करते हैं। कट एडिट किए हुए वीडियो, डीप फेक वीडियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के ये बार बार साबित करने का प्रयास करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में ये आज नौकरियों पर बात कर रहे हैं ना, सच 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और 3% से नीचे बेरोजगारी की दर है जब आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश जो पलायन से जूझ रहा था, वो उत्तर प्रदेश आज निवेश आकर्षित कर रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में अवैध कट्टों के कारखाने चलते थे और मिर्जापुर जैसी फिल्में बन जाया करती थी, वेब सीरीज बन जाया करती थी, आज उस उत्तर प्रदेश की कैसी परिस्थिति बदली है कि उस उत्तर प्रदेश में वेबलैंड स्क्वाड के रिवॉल्वर बन रही है और AK असॉल्ट राइफल बन रही है, जो देश की सेना और देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए काम आ रही है। तोप के गोले बनाने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की आज एक आभा मंडल, एक चमक बिल्कुल। राकेश जी, तो आप लोग क्या कर रहे थे जब ये लोग डीप फेक और नैरेटिव फैला रहे थे? आप क्या चाहते थे कि ये जो विकास का काम आपने किया है, विपक्ष उसका वीडियो बनाकर आपके लिए डाले? आप लोग क्या कर रहे थे? कमजोर पड़ गए?
नहीं, बिल्कुल अंजना जी, हम अपनी कमियों को स्वीकार कर रहे हैं। हमने स्वीकार किया है ना अपनी कमियों में, कहीं ना कहीं हमसे कुछ खामियां रह गई हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हमसे हो गई, हम इनके इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए, हम इनके नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर हमने इस कमियों को स्वीकार किया और इसीलिए हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। ठीक है खान साहब, बहुत लोग मानते हैं कि मायावती जी का पूरी तरह से कमजोर क्या खत्म हो जाना बहुत फायदा दे गया कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को। जो दलित वोट है वो सबसे ज्यादा उनकी तरफ चला गया, लेकिन गया तो इस वजह से कि उनको इधर ज्यादा विश्वास हुआ। ये वाला जो वोट है वो तो सामने था ना, उनके पास दो रास्ते थे, उन्होंने एक रास्ता। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बीजेपी के लिए क्या सबक है और मायावती जी को हो क्या गया? मतलब क्योंकि अब इससे ज्यादा सक्रिय तो वो तमिलनाडु में दिख रही हैं, जहां पर उनके एक पार्टी नेता की हत्या हुई, वहां पर वो पहुंच गई, लेकिन यूपी में ऐसी सक्रियता नहीं दिख रही है उनकी, क्यों? नहीं, यूपी में बहुत सक्रियता है उनकी, लेकिन देखिए अभी राकेश जी कह रहे थे कि गलत चीज का नैरेटिव पैदा किया गया। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ा रहे थे और कह रहे थे कि 15-15 लाख आपके खाते में आएगा, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो क्या इन्होंने दिया? बाद में अमित शाह जी ने कहा कि ये जुमला है, ये कोई वादा नहीं है। आपने भी तो वही काम किया जो कांग्रेस ने किया है, जो बता रहे हैं आप कि 8,500 खटाखट। तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने तो कहा 15 लाख 2 करोड़। ये कौन झांसा दे रहा है पब्लिक को? जब आप पब्लिक को झांसा दोगे और कहोगे कि 15 लाख रुपया आपके खाते में जाएगा, तो भोली भाली जनता बहक गई और आपको वोट दिया। और उसके बाद भी वो लगातार इस चिंता में रही कि हो सकता है अब मिल जाए 15 लाख, हो सकता है अब मिल जाए 15 लाख। आपने तो सारा काम बिगाड़ के रख दिया। आपने अग्निवीर की योजना लाए, उसमें आपने नौजवानों को धोखा दिया। आप महंगाई चरम सीमा पर है, दाल गेहूं चावल आज जो है उस पर जीएसटी 18% है, लेकिन अगर हीरा लेने जाइए, नीलम लेने जाइए तो 3% जीएसटी है, उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो बड़े आदमी खरीदते हैं। आटा गेहूं दाल चावल कफन सब पे 18% टैक्स लगा रखा है। जनता तराई कर रही है। बीजेपी का तो ठीक है सर, थोड़ा सा बीएसपी का पोस्टमार्टम कीजिए ना, वहां पे बताइए कि क्या हुआ। नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। देखिए बीएसपी जो है एक मिशन है, चुनाव आते ही जाते हैं, हारते रहते हैं, मिशन फिर चल रही है उनका नहीं, आज के डेट में उनका मिशन चल रहा है और उस मिशन के साथ वो आगे खड़ी हैं। वो किसी के साथ झुकना नहीं जानती। सबसे पहले जब हाथरस में कांड हुआ तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और सारे हमारे बड़े नेताओं ने जाके वहां हालचाल पूछा और उसके बाद आ गई। आप कर्नाटक की और वहां की बात कर रही हैं, तो वहां पे तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हुई थी, हत्या में गई थी, निश्चित जांच करने के लिए गई थी और सीबीआई की डिमांड किया उन्होंने कि इसको आप सीबीआई से जांच कराइए। आप तो साथी हैं उनके साथ, जल्दी से आरएलडी से एक प्रतिक्रिया। दुबे साहब, क्या समझ में आ रहा है? बीजेपी ठीक समझ रही है? उनका ही कहना अति आत्मविश्वास था, डीप फेक्स प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ फैलाया गया जिसकी वजह से कि संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, इस वजह से हारे। आपको क्या लगता है? देखिए अंजना जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता हुआ, हम 2 सीटों पर लड़े, दोनों सीटें हमने जीतने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन ने झूठ और प्रपंच फैलाने का काम किया, उसको हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोकने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना तो आरक्षण का मुद्दा चल पाया, ना संविधान खतरे में है इसका मुद्दा चल पाया, हमने रोकने का काम किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य और बुंदेलखंड में इन बातों को नहीं रोक पाए, इन बातों का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। अपने विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए थे, विकास के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर काम सारे किए थे, लेकिन आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर इन्होंने जो आज समीक्षा कर रहे हैं, अगर ये समीक्षा उस समय कर ली होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। केवल आरक्षण और संविधान खतरे में है, इस मुद्दे पर ये इंडिया गठबंधन को कुछ इलाकों में सफलता मिली है। ये कोई इनका जनाधार नहीं है, इनके साथ कोई इन वर्गों का वोट नहीं गया है। अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में स्थिति पलटेगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उनमें यह मुद्दा अब अंजना जी नहीं चलने वाला। अब इनके पास और कोई मुद्दे, वो तो बाई चांस इनको मिला। अब ये समीक्षा करने की जरूरत है कि हमें क्या कमियां रह गई, जो हम पूरा बुंदेलखंड में इनके जो कुचक्ति था उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने
और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको रोकने का काम किया। वहां पर इनको सफलता नहीं मिली, वहां पर ये जनसभा नहीं कर पाए, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों का जवाब देना पड़ा। एक बार सुप्रिया जी बोल ले, फिर सुनील जी आ रही हूँ आपके पास। सुप्रिया जी जल्दी से आप, वो कह रहे हैं कि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलने दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वहीं पूरब में दूसरी स्थिति रही और इस वजह से डिफरेंस है, अंतर है। अंजना जी, मैं पूर्वांचल से आती हूं और हमारे यहाँ एक लाइन है, सूप तो सूप बोले छलनी जामे 72 छेद। कट वीडियो की, क्लिप्ड वीडियो की, डीप फेक की बात बीजेपी करेगी। इंग्लिश में सेइंग है द केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। रियली आईटी सेल के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने वाली, लोगों की भाव भंगिमा को अपने तरह से प्रस्तुत करने वाली, लोगों के वीडियो काट छाट के इंक्लूडिंग मेरे नेता को बीच में नहीं दुबे साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, दुबे जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, प्लीज चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए। मैच वाला चैनल है नहीं। दुबे जी आवाज नहीं जा रही है, हो गया। दुबे जी थामिए। राकेश जी सुप्रिया जी को दिखाइए। हाँ बोलिए। मेरे नेता से लेकर हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के वीडियो को काट छाट करके अश्लील घिनौनी गंदी बातें करना, यह बीजेपी का असली चाल चरित्र चेहरा है। ये बात करेंगे क्लिप्ड वीडियो की, वाह भाई वाह, मतलब 900 चूहे खा के ये क्या बातें कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूं। स्किज़ोफ्रेनिया की तकनीक दिख रही है। मैं यहां पर 2-4 चीजें बस छोटे में बोल देना चाहती हूं और वो बोलनी जरूरी है। तस्वीर पलट जाएगी 10 उपचुनावों में। 7 राज्यों में उपचुनाव हुआ ना, 11 जगह लड़ी थी बीजेपी अकेले, 2 जगह जीती है, 9 जगह हारी है। 1 नहीं 2 नहीं 9 जगह हारी है। संविधान का मुद्दा हमने नहीं, संविधान का मुद्दा जनता ने बता दिया। आपके कर्मों को देखकर जनता को समझ में आ गया आप क्या क्या करने वाले हैं। असंतोष हमारा तो नहीं है, असंतोष आपकी पार्टी में है, सिर्फ उटव्वल आपकी पार्टी में है। अगर आपकी परमिशन अंजना जी हो तो 20 सेकंड की एक बाइट, 15 सेकंड की एक बाइट जरूर सुनाना चाहती हूं। मुझे लगता है सुननी जरूरी है, लोगों को सुननी चाहिए। ये बस्ती के कार्यकर्ता फिर कोई एडिटेड बाइट चलाएंगे आप फिर कुछ झूठा नैरेटिव फैलाएंगी। इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है। बस्ती के आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं लीजिंग कंपनी जैसा काम हो रहा है संगठन में। ये मैं नहीं लाई हूं बाइट, ये आज तक की बाइट है। अब अगर आज तक पर भी उंगली उठानी कौन से कार्यकर्ता है? अरे भाई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है? नहीं आज तक पे उंगली उठाने का मसला नहीं है। अरे भाई स्वांग रच करके अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का कार्यकर्ता बता करके इस प्रकार के एजेंट्स बैठ करके ऐसे काम बहुत कराते रहे। राकेश जी आपसे जवाब ले लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। सेल के अपने अध्यक्ष है ना, राकेश डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का आप लोगों का काम हम जानते हैं। ये कांग्रेस राकेश जी वो पूरा कर ले, एक बार वो राकेश जी हम जानते हैं ना, जैसे पूरा करते हैं आप ही से जवाब लूंगी, पूरा करने दीजिए। सुप्रिया जी पूरा कीजिए, हो गया। अंजना जी अब क्योंकि ये मेरे बीच में बोले तो मैं भी बात दूं, थोड़ी देर इनके बीच में बोलूंगी, प्लीज मुझे टोकिएगा मत। तब ये आज तक पर चला है, आज तक मुझे तो नहीं लगता फेक न्यूज चलाता है। वीडियो जो झूठा दिखाई थी उसमें चल रहा है ये कार्यकर्ता, ये वीडियो आज तक पे चला है। पूछिए अंजना जी से, वहां की बड़ी संपादक है, वो आपको बता देंगी। मैं थोड़ी अपने घर से लाई हूँ। मोदी सिंह आपके नेता है ना, कह रहे 42 साल में इतना करप्शन कभी नहीं देखा। रमेश मिश्रा आपके विधायक है ना, प्रयागराज और बस्ती के लोग आपके लोग हैं ना। चलिए अब राकेश जी जवाब दीजिए। की समीक्षा बैठकों में लातम बाजार आपकी मीटिंग में हो रही थी ना, इधर उधर की बात करने से बात थोड़ी बन जाएगी। बुलडोजर चलाने से शासन नहीं चलता है, गरीबों के घर उजाड़ने से शासन नहीं चलता है। उनकी जो आहली है उसमें आपकी हार साफ दिख रही है और दिखेगी। राकेश जी अब जवाब दीजिए। अब हो गई होगी पूरी बात, अब पूरी बात हो गई। पूर्व में सुना क्योंकि आप झूठा एक वीडियो चला रही थी, इसलिए मैंने बीच में रोका था, इसलिए मैंने केवल बीच में रोका था। देखिए सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात के लिए कोर्ट में आए और कन्विक्टेड तक हुए हैं। स्वयं राहुल गांधी कन्विक्टेड हुए। राहुल गांधी को गुजरात में जिस प्रकार से मोदी के लिए उन्होंने एक अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया था, जिसके लिए कन्विक्ट किए गए थे, जिसके कारण उनकी सदस्यता तक गई। आप लोग झूठ फैलाने में, आप लोग झूठी बयानबाजी करने में किस प्रकार की महारत रखते हैं, हो गया, छुपा हुआ नहीं है। आपने भी लगभग उतनी देर बोल लिया बीच में।
और आप तो स्वयं हेड करती है ना। हो गया भाई सुप्रिया, हो गया कोटा हो गया, बराबर हो गया। कांग्रेस पार्टी के लोग इससे हो गया अब बोलिए राकेश जी, बोलिए। हाँ नहीं ठीक है, अब हाँ बिल्कुल अरे सुनिए सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अरे ताकत अर्जित करिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जितनी चिंता कर रही है ना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जितने वीडियो देख रही है, बेहतर है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरा वीडियो देखते और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में जरा चिंता करते। अपनी पार्टी के बारे में विचार नहीं कर पा रही, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में गाथा गा रहे हैं। सुप्रिया जी अब हो गया। सुप्रिया जी प्लीज, मैं नहीं चाहती हूं मेरे चैनल पे हो। उन्होंने भी जितना बोला था आपने बोल लिया, अब प्लीज चुप हो जाइए। राकेश जी पूरी कीजिए बात। राकेश जी बोलिए। मैं बहुत आग्रह के साथ कह रहा हूं। देखिए, झूठ के लंबे दूर तक पांव नहीं होते हैं, काट की हांडी बार बार चढ़ नहीं पाती है। आप जितना भी झूठ फैलाएंगे, एक न एक दिन वो झूठ जनता के सामने खुल ही जाएगा। आपने जितने प्रकार के झूठ बोले हैं ना, आज कोर्ट के भीतर है। आप किस प्रकार के झूठ बोलते हैं, हमने कोर्ट मुकदमे दाखिल करते हैं और या तो कोर्ट में चुपचाप माफी मांगते हैं। मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आप इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं एक एक घटनाओं का उल्लेख कर दूंगा कि कैसे कैसे आज कांग्रेस पार्टी और इनके एक साथ इंडिया ब्लॉक के इनके सहयोगी आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही कैसे आज कोर्ट के भीतर जाकर के माफी मांग करके पतली गली के रास्ते से निकल जाते हैं और या फिर सजा याफ्ता घोषित होते हैं। इसलिए आप ये झूठ फैलाना बंद करिए। जनता सब सच जानती है और जनता को कोई लगातार बार बार बरगला नहीं सकता है। आप भावनात्मक तौर पर डीप फेक वीडियो दिखा करके अचानक किसी को आप चकाचौंध कर सकते हैं, स्तब्ध कर सकते हैं, आप भाव में बहा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये प्रक्रियाएं लंबी चल नहीं सकती हैं। हम अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर और जिन नेताओं के नाम बार बार, चाहे वो सुनील साजन जी ले रहे हो या सुप्रिया श्रीनेत जी ले रही हो, इन नेताओं के बयान आप फिर दिखाइए। इन नेताओं ने बाद में बयान क्या दिए हैं कि आपके उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके, काट छांट करके, संदर्भ से परे करके और उसके साथ छेड़छाड़ करके आप इस प्रकार के वीडियो जारी करके आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को, देश की नरेंद्र मोदी सरकार को। लेकिन ये प्रयास आपके विफल होंगे। आप कितने भी प्रयास करें, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, हमें अपने काम पर भरोसा है और हमने काम किया है। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश नहीं, आज देश के 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से कोई मुकाबले की बात ही नहीं है। जहां जहां ये आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं ना, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। आप गुजरात में क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। मध्य प्रदेश में क्या परिणाम है? आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या परिणाम है? बिना सहयोग के तो चल नहीं सकते, बिना सहयोग के चल नहीं सकते। क्यों बोलेंगे? हाँ, नहीं सब सामने की लड़ाई याद दिलाऊंगा। आप भी लंबाई बोली थी, आप जब जाके चुप हुई तब मैंने उनसे सवाल लिया है। आप भी लंबाई बोली है। सुप्रिया जी, होता क्या अपना टाइम दिखता नहीं है। अब सुनील जी आपकी इजाजत से, आप ही की साथी है, क्योंकि उनको एक जवाब देना है, वरना आपकी बारी थी। एक बार सुप्रिया जी बोल ले छोटा सा, फिर मैं आ रही हूँ। सुनील बोलते बोलते कह गए झूठ के पांव छोटे होते हैं, झूठ की काट की हांडी चलती नहीं। बिल्कुल सच। 13 साल आपने मेरे नेता के खिलाफ झूठ फैलाया, फेक वीडियो बनाए, डीप फेक बनाया, एआई यूज किया मेरे नेता को बदनाम करने के लिए और सच इस देश के सामने आ गया। और राहुल गांधी आज जननायक है, आपको लोग झूठा कहते हैं। आप तो दरभंगा में एम्स चला रहे थे, लोग माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढ रहे हैं। आप तो हर साल एक आईआईटी और आईआईएम खोल रहे थे, उसका पर्दाफाश आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कर दिया। अगर अब आप लगातार बोलिएगा, अपनी बारी का इंतजार राकेश जी, आपको बोलने नहीं दूंगी। आपको मौका दूंगी। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उत्तर प्रदेश में, वो बुलडोजर से चलता है, हिरासत में मौतें होती हैं, करप्शन में नंबर 1 है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां के एक सांसद के बेटा मुख्य अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। केंद्र सरकार ने उसको बचाया, राज्य सरकार ने बचाया, जनता ने उसको हरा दिया। यह असलियत है उत्तर प्रदेश की। और जनता 10 उपचुनावों में आपकी जो बोरिया बिस्तर बंद करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अहंकार का अंत जनता ने किया। अयोध्या हार गए आप। मैं छोटी सी एक बात आपसे पूछना चाहती हूं। प्रभु राम तो सबसे ऊपर है ना, प्रभु राम को ही भूल गए आप लोग। एक बार जय श्री राम नहीं कहते आप लोग। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में रशिया में अपनी पार्टी की मीटिंग में रामचंद्र जी का नाम ही नहीं लेते। 2 घंटा 14 मिनट बोले, एक बार अयोध्या पर नहीं बोले, एक बार श्री राम का नाम नहीं लिया। इतनी कुंठा है आप लोग को इतनी कुंठा है कि आप भगवान शिव की तस्वीर देखकर चिढ़ जाते हैं। क्या स्वयंभू ठेकेदार बने हुए हैं आप धर्म के? आप किसी के सगे नहीं हैं, आप सिर्फ सत्ता की लोलुपता के सगे लोग हैं। यह असलियत है आपकी और यह जनता समझ चुकी है। जिस जनता को आपने बेरोजगार रखा है और महंगाई से मारा है। अब जवाब दीजिए, इसके बाद सुनील जी की बारी होगी। देखिए अंजना जी, देखिए
कैसा झूठा नैरेटिव आपके चैनल के सामने बैठकर बनाने का काम कर रही है कि अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। अरे भाई, अयोध्या लोकसभा नहीं है, उसका नाम फैजाबाद है, और फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। और भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार फैजाबाद नहीं हार गई है। आपके निर्मल खत्री वहां से कांग्रेस पार्टी से सांसद हुए थे, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले भी चुनाव हार चुकी है। कोई ऐसा करिश्मा नहीं हुआ है जिसको लेकर के आप ये गढ़ने का काम कर रही है। और राम जन्मभूमि का मुद्दा हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, हमारे लिए आस्था का मुद्दा था, हमेशा उसको कहते रहे। राम मंदिर निर्माण के बाद उस सीट को हारने का अलग अर्थ है, ये आप भी समझते हैं राकेश जी? भूल गए कहना। नहीं अंजना जी, बाबरी ध्वंस के बाद हारने का भी वही अर्थ होता है। बाबरी ध्वंस होने के बाद हारने के बाद भी हारने का वही अर्थ होता है जो प्रभु राम के मंदिर बनने के बाद होता है। प्रभु राम के मंदिर को लेकर के हमारी आस्था, हमारी संकल्प में कभी कोई कमी नहीं थी। चलिए जल्दी से एक बार सुनील जी इस पर बोल रहे। सुनील जी, नाम क्यों नहीं लेते श्री राम? देखिए अंजना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को लगातार सुन रहा हूँ, कह रहे हैं हम समीक्षा कर रहे हैं, इनके सारे नेता हैं, तो क्या समीक्षा अयोध्या से लेकर के एयरपोर्ट के भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सड़क से लेकर के पुल के भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आप ईवीएम पर कह रहे थे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत जाते तब भी ईवीएम जीत कर सरकार बनाएंगे, ईवीएम हटाएंगे। एक दूसरी बात, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि आप लोग ये गलत प्रचार करते हैं कि कांग्रेस ने कहा कि हम 8500 रुपए खटाखट भेज देंगे। अरे ये बात तब कही गई थी कि जब सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की। आप लोग इतने भोले लोग नहीं हैं कि हार करके भी कोई योजना पूरी हो सकती है। और राकेश जी, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं, आप अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बारे में इस तरीके की बात मत करिए, वरना हम आपको जानते हैं, 20-25 साल से आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं। किसी दिन दूसरा भाजपाई कह देगा कि कौन राकेश त्रिपाठी, तो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं। अपने कार्यकर्ताओं की दुख दर्द सुनिए। और जो आपके नेता लूट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या बनने लगा। अगर आपको झूठ ही बोलना है, आपने एक बात और अच्छी कही कि झूठ बहुत दिन नहीं चलता, इसीलिए आपका झूठ बहुत दिन नहीं चला। आप कह रहे हैं गोले बन रहे हैं, अरे आप कह दो मिसाइल बन रही है, फाइटर प्लेन बन रहे हैं, कह दो कि बुलेट ट्रेन उत्तर प्रदेश में बन रही, कोई मान लेगा? उत्तर प्रदेश के किसान के हालात क्या है? कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आज भी एक घटना हुई है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप उसकी बात नहीं करेंगे? आप क्या एक बार भी 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बोल पाएंगे, नौजवानों के बारे में? और आरएलडी के हमारे बड़े भाई हैं अनिल दुबे जी कह रहे थे कि हमने जिता दिया, हम ये इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है। अरे इंडिया गठबंधन में तो आप भी थे, अचानक चले गए। अब आप क्या आज तक पर बोल सकते हैं कि 27 बीजेपी के साथ ही मिलकर के लड़ेंगे या फैसला कर लेंगे? उत्तर प्रदेश में अंजना जी राजनीति हर दिन बदल रही है, और आप देखिएगा वो भूचाल आने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि हमने आपने किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी। और फिर अपनी बात एक बात पे ही खत्म करूंगा कि समाजवादी पार्टी और पीडीए ने 24 में बीजेपी को हाफ किया है उत्तर प्रदेश में, और 27 में हम लोग इनको साफ करेंगे उत्तर प्रदेश। खान साहब आ रही हूँ, दुबे साहब आप पर सीधा हमला है उनका। आप तो कब चवन्नी ववन्नी क्या क्या कह रहे थे, वो लोग इधर से उधर चले गए। अब देखिए, जब चवन्नी लगा दी जाती तो सगुन उड़ जाता है, ₹1.25 हो जाता है, व्यवहार दिया जाता है, तो वो उस विषय पर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम कुछ और कमेंट करें, सुनील जी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, तो इस तरह की बात नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है कि हम उनके नेता को कहें, वो हमारे नेता को कहें। लेकिन बात तो किसानों की कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की कर रहे थे। किसानों की बात करें तो 2011 में किसकी सरकार थी देश में? 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, क्यों नहीं लागू कर दी गई? 40 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, चौधरी साहब को भारत का सम्मान क्यों नहीं दे दिया गया? खेत और खलिहान की सूद क्यों नहीं आई? जब भारत रत्न पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी बोल रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने उनको कहा जाइए उधर इंडिया उस तरफ बैठ जाइए। आपने उसने उनको बोलने नहीं दिया। आपने चौधरी साहब के सम्मान पर भी राजनीति की। आपने खेत और सम्मान आपसे देखा नहीं गया, और आप बात किसानों की कर रहे हैं। आपने कब किसानों का सम्मान किया? आपने बात किसानों की किसानों के साथ कुछ करने का काम नहीं किया। ठीक है खान साहब, ठीक है, टाइम की कमी, अब छोटा छोटा रिमार्क लेना है मुझे। ठीक है खान साहब छोटा सा रिमार्क। नहीं देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता बैठ के अपनी
बखूबी खूब शाबाशी ले रहे हैं। जब इनकी सरकार थी तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? और उस दंगे में सैकड़ों लोग अपना घर हिंदू मुसलमान छोड़ के भागे थे। ये लोग सैफई में नाच देख रहे थे, नंगा नाच देख रहे थे वहां पर। और 2012 के पहले 11 में इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को 12% से 16% आरक्षण देंगे, नहीं दिया इन्होंने। ये तो झूठ ये भी फैला रहे हैं ना समाजवादी पार्टी के लोग, और मुसलमान जो है धोखे में जा रहा है इनके साथ। अब नहीं जाएगा, तुम्हारी हर चीजें, तुमने 4 टिकट दिया है एमपी में। अब किस चुनाव की बात कर रहे हैं खान साहब? 22% वोट मुसलमानों का। मैं एमपी की बात कर रहा हूं, 4 टिकट दिया इन्होंने मुसलमानों को, और 4 टिकट टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। 22% वोट ले जाने वाला उसको 4%। सुनील जी सिर्फ 2 लाइन का कमेंट है, शर्म नहीं आती सिर्फ 2 आपको? लाइन का। सुनील जी 2 लाइन। अंजना जी, गुमराह करना। देखिए अंजना जी, मैं एक तो अनिल दुबे जी के बारे में कहता हूं कि मैंने उनके नेता के बारे में कुछ नहीं कहा। उनके नेता को राज्यसभा हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने भेजी। जहां तक खान साहब का सवाल है, खान साहब, समाजवादी पार्टी ही भाजपा को हराएगी, और आप चाहिए तो आप भी हमारे साथ आ जाइए। ठीक है, लेकिन भाजपा को हराना है तो खुले मन से बात करिए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी क्या बात करते हो? सुप्रिया जी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। अंजना जी देखिए, जनता और जनार्दन दोनों संदेश दे रहे हैं। जनता भी हरा रही है, और अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक आपका डिब्बा गोल प्रभु भी कर रहे हैं। अरे किसी का नहीं तो प्रभु का संदेश समझिए। हर जगह प्रभु आपको हराने पर है। राकेश जी, हमारी आस्था की जगह है, आपका डिब्बा गोल। देखिए अंजना जी देखिए, इस बात को आपके दर्शक भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है तो आत्मचिंतन करती है, मंथन करती है, विचार करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कितने अहंकार में डूबी हुई है, परिणाम तीसरी बार लगातार इनके विपरीत आया है। उसके बावजूद ये न जाने किस मुगालते में, आत्ममुग्धता में, भ्रम में आ गए हैं और खुशी से उछल रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई स्थान न था, न है और न होगा। और माफियाओं के पोषक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी वापस नहीं लौट पाएगी। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। बीजेपी की हार के बाद मंथन, महामंथन पर आप देख रहे थे, क्या कुछ समझा, क्या अमृत निकला, इसी पर चर्चा आप देख रहे थे। देश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।